हेलो स्टूडेंट, आज केमिस्ट्री की क्लास में आपका तीसरा चैप्टर वैद्युत रसायन। सबसे पहले हम लोग वैद्युत रसायन के नए सिलेबस के बारे में जानेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कोविड-19 के कारण आपका सिलेबस जो है वह 30% जो है कम कर दिया गया है, जिसमें सभी अध्यायों से कुछ न कुछ नए टॉपिक्स जो हैं वो काट दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना है कि इस साल होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक को अध्यायवार पढ़ना है। तो आज आपका तीसरा अध्याय वैद्युत रसायन में हम लोग यह जानेंगे कि सबसे पहले हमें इस अध्याय के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है जो परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो यहाँ पे आपका क्या है, विषय वस्तु दी गई है, जिसमें आपका है पहला आपको पढ़ना है ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा आपका है वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। उसके बाद फिर आपका अगला टॉपिक इस चैप्टर से पढ़ना है विशिष्ट एवं मोलर चालकता, विशिष्ट एवं मोलर चालकता। अगला टॉपिक आपको पढ़ना है सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन। उसके बाद अगला टॉपिक आपको पढ़ना है कॉलराउस का नियम, यानी कि वैद्युत रसायन में कॉलराउस ने क्या नियम दिया था, इसको पढ़ना है। उसके बाद फिर एक आपका टॉपिक है सेल का वैद्युत वाहक बल, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। किसी भी दिए गए सेल का वैद्युत वाहक बल क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और फिर आपको मानक इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और नर्स समीकरण एवं इसका अनुप्रयोग या जो है आपके एप्लीकेशन के बारे में या यूज के बारे में पढ़ना है कि नर्स इक्वेशन या नर्स समीकरण का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आपको इसी चैप्टर में मिलेगा गिब्स मुक्त ऊर्जा एवं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में संबंध, या जो है विद्युत वाहक बल में संबंध। तो इस चैप्टर के अंतर्गत यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों को इतने टॉपिक को टच करना है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि अब ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया क्या होती है। तो बच्चों, सबसे पहले हमको ये जानना है कि इस चैप्टर में जो भी टॉपिक आपको पढ़ने के लिए दिया गया है वो सारे टॉपिक्स जो हैं कुछ चीज़ों को इस चैप्टर से हटाए जाने के कारण समझने में थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है। इसलिए इस कठिनाई को दूर करने के लिए मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता रहा हूं जो कि आपके सिलेबस के अंतर्गत तो नहीं है, लेकिन बिना इसे पढ़े आप लोग जो है वो नए टॉपिक को जान नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इस चैप्टर में आपको सेल के बारे में पढ़ना है। तो सेल जो है वह दो टाइप का यूज होता है। सेल जो होता है वह कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक सेल आपका यूज होता है कि जिसमें हम लोग ऊर्जा को पाने के लिए रिएक्शन प्रारंभ करते हैं, और एक बार जब रिएक्शन जो है प्रारंभ हो जाती है तो वह रिएक्शन जो है लगातार चलती रहती है, स्पॉन्टेनियस होती है, कंटिन्यूटी उसमें पाई जाती है। और कुछ सेल ऐसे होते हैं जिसमें जो है कंटिन्यूटी नहीं होती है, यानी कि उस सेल में रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए अलग से हमें जो है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ती है।
तो जिन सेलों में विद्युत धारा जो है वह रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप प्रारंभ हो जाती है, ऐसे सेलों को ही हम सेल या बैटरी के नाम से जानेंगे, जिसका प्रयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। जैसे आपके घर में या हम सभी लोगों के घर में इन्वर्टर है, टॉर्च है, उसके बाद जो है अन्य घड़ियों में यूज होने वाले सेल हैं। ये सभी जो होते हैं किसी न किसी प्रकार के ऐसे सेल हैं जिसमें एक बार रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो वह अभिक्रिया लगातार चलती रहती है। और दूसरा सेल यूज होता है जिसको हम जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या विद्युत अपघटनी सेल के नाम से जानते हैं, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए विद्युत धारा जो है प्रवाहित करके धातुओं को अलग करने के लिए इसका प्रयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंतर्गत मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किसी भी प्रकार के सेल के बारे में आपको पहले तो पढ़ना था, लेकिन इस वर्ष 30% जो है आपका सिलेबस कट जाने के कारण इन सेलों के बारे में हमको नहीं पढ़ना है। लेकिन जब तक हम सेलों के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम इसके अन्य टॉपिक को भी नहीं पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्पॉन्टेनियस सेल के बारे में, यानी कि ऐसे सेल जिसमें एक बार रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है और जिसके द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है, ऐसे सेलों को हम पढ़ेंगे। तो ऐसे सेलों में आपका एक सेल आता है जिसका नाम है डेनियल सेल, या इसी सेल को वोल्टाइक सेल कहते हैं, या इसी सेल को गैल्वेनिक सेल कहते हैं। 3 नामों से इस सेल को हम जान सकते हैं। जब इसी को हम डेनियल सेल, वोल्टाइक सेल या जो है गैल्वेनिक सेल के नाम से जानते हैं। तो इस डेनियल सेल या जो है आपके वोल्टाइक सेल में आपके क्या होते हैं कि 2 हाफ सेल यूज किया जाता है। इन 2 हाफ सेलों में एक आपका हाफ सेल जो होता है उस पे एनोड की अभिक्रिया चलती है, दूसरे हाफ सेल पे आपके जो है कैथोड की क्रिया चलती है। एनोड की क्रिया और कैथोड की क्रिया में आपके क्या होते हैं कि डेनियल सेल या वोल्टाइक सेल में हमेशा आपका एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर हमेशा जो है रिडक्शन होता है, और एनोड से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होकर के वह जो है कैथोड की तरफ जाने की क्रिया करते हैं और कैथोड से विद्युत धारा प्रवाहित होना प्रारंभ होती है और एनोड की तरफ आती है। यहाँ पर एक सेल आपको दिखाया गया है। इस सेल में एक आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दिखाया गया है। इस सेल को हम डेनियल सेल के नाम से जानते हैं, जिसमें आपका एक जो है एक हाफ सेल जो है वह आपका क्या होता है जिंक की छड़ या जिंक इलेक्ट्रोड के साथ जिंक सल्फेट के विलयन से जुड़ा होता है। दूसरा आपका कॉपर सल्फेट के विलयन के साथ कॉपर धातु के इलेक्ट्रोड से जुड़ा होता है, जिसमें कॉपर धातु जो है वह रिडक्शन का कार्य करती है और जो है जिंक धातु की छड़ जो है या इलेक्ट्रोड जो है वह एनोड का कार्य करता है। यहाँ पर जब दोनों हाफ सेलों के समीकरण को हम एक करके देखते हैं तो ये आपको एक समीकरण मिल जाता है जिसमें जेड यहाँ पर आपका जो है यस लिखा गया। यस का मतलब सॉलिड यानी ठोस, प्लस आपका कॉपर 2+ यानी इक्वस फॉर्म में जब होगा तो आयन डिस्चार्ज करेगा। इसी प्रकार से जिंक जो है उस पे आपके आयन के रूप में हो गया इक्वस फॉर्म में, प्लस आपका कॉपर सल्फेट जो है वह सॉलिड फॉर्म में दिया गया है। तो यहाँ पे जो आपके क्या होते हैं कि एनोड की क्रिया होती है वह ऑक्सीडेशन होती है, और जो आपके जो है रिडक्शन की क्रिया होती है वो आपके जो है कैथोड पे जो अभिक्रिया चलती है उसको हम रिडक्शन के नाम से जानते हैं। तो पहली चीज तो आप कक्षा 11 में या पिछली कक्षाओं में उसके पहले भी आपने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है कि जब कोई धातु जो है
या कोई तत्व जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, या जो है दूसरे शब्दों में ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और हाइड्रोजन का त्याग करता है, तब उस अभिक्रिया को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं या ऑक्सीकरण कहते हैं। इसके विपरीत जब कोई तत्व या एलिमेंट रासायनिक अभिक्रियाओं में किसी भी हाइड्रोजन तत्व को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन तत्व को बाहर करता है, तब ऐसी अभिक्रिया को हम अपचयन की अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। लेकिन इस अध्याय में या इस चैप्टर के अंतर्गत आपको इलेक्ट्रॉन की सहायता से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में गणना करना है। तो जब कोई तत्व या एलिमेंट किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन कहते हैं। जबकि इसके विपरीत जब कोई एलिमेंट या तत्व किसी भी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन गेन करता है या ग्रहण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम अपचयन की अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो किसी भी आपके सेल में एक हाफ सेल के अंतर्गत या तो ऑक्सीडेशन होता है या तो रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर जब हम डेनियल सेल की बात करते हैं तो डेनियल सेल में एनोड पर हमेशा जो है ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर हमेशा जो है रिडक्शन होता है। तो इस सेल का जब पूरा समीकरण देखेंगे तो यहाँ पे समीकरण में Zn प्लस आपका कॉपर आयन इक्वल टू आपका Zn आयन प्लस आपका कॉपर सॉलिड या कॉपर धातु है। अगर इसके हाफ सेल के अभिक्रिया को देखें तो जिंक धातु जो है वह जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करके Zn2 प्लस के रूप में चेंज हो जा रही है और इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और यह ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा है? एनोड पर। जबकि कॉपर जो है वह क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर आपको लिखना है +2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। कॉपर जो है वह 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर सॉलिड के रूप में चेंज हो जा रही है, जिस अभिक्रिया को हम अपचयन की अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? अपचयन की अभिक्रिया कहेंगे। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये तो ऑक्सीडेशन हो गया और रिडक्शन हो गया। किसी भी अब सेल में जब सेल प्रारंभ होता है तो उस सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि उसके समीकरण को हम दिखाते हैं। यह जो दिखाने की प्रक्रिया होती है इसी को कहा जाता है सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल का प्रदर्शन। तो सेल के प्रदर्शन से यह पता चल जाता है कि यह जो आपका सेल समीकरण है उसमें किस तत्व का या क्या कहाँ पर किस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस हाफ सेल में जो है रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे पहली चीज तो देख रहे हैं ना कि जब 2 हाफ सेलों को आपस में जोड़ा जाता है तो यहाँ पर एक जो है नली लगी होती है जिसमें आपके अगार नामक तत्व वो पदार्थ जो होता है डाला गया होता है। थोड़ी बहुत मात्रा में पोटेशियम क्लोराइड भी डाला गया होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? साल्ट ब्रिज को। तो जब इस साल्ट ब्रिज को भी जो है किसी भी सेल रिप्रेजेंटेशन में दिखाया जाता है, जैसे इसी के लिए हम आपको सेल रिप्रेजेंट करें तो इस सेल को रिप्रेजेंट करने में इस प्रकार से आपका क्या होता है कि दिखाया जाता है कि Zn, उसके बाद एक छोटी पाई Zn2 प्लस, यानी इसका क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। फिर उसके बाद 2 बड़ी पाई दिखाई जाती है जिसको हम जो है
साल्ट ब्रिज के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद कॉपर 2+, उसके बाद फिर आपका क्या होता है कि कॉपर। तो इस प्रकार से जो प्रदर्शन होता है इसी को हम क्या कहते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ये आपको याद नहीं रखना है, लेकिन बिना इसके आप अपने टॉपिक को भी समझ नहीं सकते हैं। अब इसके पश्चात देखिए कि जब दो हाफ सेलों को, यानी कि एक हाफ सेल ये कॉपर वाला, दूसरा हाफ सेल जिंक वाला, दोनों हाफ सेलों में आपके क्या होते हैं कि इनके बीच जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इनके विभव का, इनका जो विभव होता है उनमें कुछ न कुछ अंतर होता है। इस अंतर को हम सेल का विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल का विभवांतर कहते हैं। इसी विभवांतर को ही हम क्या कहते हैं कि वोल्ट मीटर की सहायता से मापने की क्रिया करते हैं। जैसे आप बाजार जाते हैं तो कहते हैं कि हमें 5 वोल्ट का या 3 वोल्ट का या 1.5 वोल्ट का एक सेल चाहिए, तो उससे उसका सेंस यह होता है कि इतने विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस का सेल जो है वह हमको लेना है, जिसमें इतना विभवांतर जो है वह दिखाई पड़े, जो कि हमारे लिए यूज में हो। तो इसी विभवांतर को ही जब निकालना होता है, यानी एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल को घटाया जाता है, तो घटाने पर जो आपका विभवांतर प्राप्त होता है उसी विभवांतर को हम विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF के नाम से जानते हैं। तो EMF को निकालने के लिए एक आपका नया सूत्र मिलता है, E सेल बराबर ER माइनस EL। ER क्या आपका, E सेल का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स R माइनस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लेफ्ट। दोनों का विभवांतर का जब हम डिफरेंस निकाल लेंगे तब हमको क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मिल जाता है। और यह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में हमेशा जो विभवांतर दिखाया जाता है वह रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में दिखाया जाता है। कैसे दिखाते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में दिखाते हैं। जैसे ऐसे आप समझ सकते हैं कि अगर इसी ऊपर वाले सेल के लिए हमको ई सेल निकालना हो तो हम लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू ई आर। अब आर इसमें आपका क्या है, आर जो है आपका ये है, ये आपका लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे किसमें लिखना है, रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में। यानी कि यहाँ पर आपको जो है हमेशा माइनस वाले को पहले और मैक्सिमम वाले को बाद में लिखना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा Cu, उसके बाद आपका Cu2+, उसके बाद फिर आपका ये आपका नहीं रहेगा, फिर माइनस E, उसके बाद आपका जिंक, फिर उसके बाद आपका जिंक 2+। इस टाइप से हम क्या करते हैं कि इनको लिखने की क्रिया करते हैं। तो इस प्रकार से अब इसी में आपका क्या होता है कि एक और इलेक्ट्रोड की गणना की जाए। एक और बात आती है कि इस ई सेल का जो लेफ्ट होता है या राइट होता है, इसकी गणना हम कैसे करेंगे। तो इसकी जो गणना होती है वह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव की सहायता से निकाली जाती है, जिसको हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के नाम से भी जानते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं, जिसे कल आपको बताया जाएगा। अगर या इस टॉपिक से आपको कोई समस्या हो तो आप जो है तुरंत क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, नहीं तो आगे का टॉपिक जो है कल आपको हम पुनः समझाएंगे।